हम्म। तो लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, है ना? रिवीजन किया सबने? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम में गैस पर, वो एनर्जी किस किस चीज में जाती है? कुछ एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना? इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, समझ में आया? और बाकी एनर्जी वर्क यस डन सर। बाई गैस में, समझ में आया? दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। वर्क डन बाई गैस का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन पी डीवी। पी किसका? गैस का। इंटीग्रेशन पी डीवी वर्क डन बाई गैस का फॉर्मूला होता है, समझ में आया? यस। फिर यस हमने सर। हर प्रोसेस के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन निकाल के देखा था। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, ध्यान है सबको? आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, सो ये फॉर्मूला आया था, है ना? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो वर्क डन जीरो होता है, समझ में आया? एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला ये आया था, सॉरी आइसोथर्मल में। ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का ये फॉर्मूला आया था। और यहाँ पर हमने एक और इक्वेशन डिराइव की थी, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, समझ में आया? यस सर। तो गामा की वैल्यू क्या थी? वन यस प्लस सर। टू बाई एफ। एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ में आया? यस। इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन में हमने कैसे पता लगाया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस है? क्योंकि सारी वॉल्स एडियाबेटिक है ना? सारी वॉल्स और पिस्टन क्या है? एडियाबेटिक, समझ में आया क्या? तो हीट एक्सचेंज जीरो है, सो दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। आया सोच में? इस क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, फाइंड फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो वॉल्यूम वी नोट से वी नोट बाई टू हो गया, इनिशियल प्रेशर पी नोट और टी नोट, इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है पी नोट टी नोट, तो फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर हमने निकाला। तो ध्यान है कैसे निकाला? ये इक्वेशंस यूज करके, समझ में आया क्या? आगे बढ़े, आगे यस बढ़े। सर। यस सर। अब देखो, कभी कभी एडियाबेटिक प्रोसेस का क्वेश्चन होता है, बट उसे हमें समझना पड़ता है ना? कभी कभी हमें एडियाबेटिक प्रोसेस इनडायरेक्टली गिवन होती है। ठीक है। कैसे, ये हम लिख लेते हैं। समटाइम्स इनडायरेक्टली, कैसे? जैसे मान लो, सेम पहले वाले क्वेश्चन है। इस बार ये वॉल्स तो एडियाबेटिक है, ठीक है। ये डायथर्मिक है। डायथर्मिक मतलब क्या होता है? जिसके थ्रू हीट एक्सचेंज हो सकती है, कंडक्टिंग, समझ में आया क्या? यस ये सर। पिस्टन क्या है? ठीक है। अब वही सेम क्वेश्चन, प्रेशर पी नोट वी नोट टी नोट गिवन है आपको, समझ में आया? गैस भी गिवन होगा, मोनोएटॉमिक डायटोमिक जो भी है, समझ में आया? अब इसमें हमसे बोला कि जो वॉल्यूम है वी नोट, उसको वी नोट से वी नोट बाई टू कर दिया हमने। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये बोला था ना, इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, समझ में आया? और हमसे पूछा फाइंड फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इसमें क्या बोला है साथ में? सडन, ये जो वॉल्यूम इसको कंप्रेस किया ना, इस पिस्टन को यहाँ से एकदम से यहाँ लेके आ गए आप इसको, सडनली एकदम, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, ये हमें चेक करना है सबसे पहले। सडनली हमने इसको कंप्रेस कर दिया, वी नोट से वी नोट बाई टू कर दिया। अब पूछा फाइंड फाइनल प्रेशर फाइनल टेम्परेचर। तो जब तक प्रोसेस पता नहीं लगेगी, तब तक आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे? समझ में आया क्या? सो यस सर। देखो, ऑल्दो दिस इज अ डायथर्मिक कंडक्टिंग वॉल, इसके थ्रू हीट एक्सचेंज हो सकती है, स्टिल ये एडियाबेटिक प्रोसेस। ये क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस। क्यों? जितनी भी सडन या इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, जितनी भी सडन, जैसे ये हमने वॉल्यूम को वी नोट से वी नोट बाई टू कर दिया, जितनी भी सडन या इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, वो सारी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है।
जनरली क्या होता है, आपने यहाँ से यहाँ तक लाने में एकदम सडन लेके आए, बहुत कम टाइम लगा होगा, मान लो 0.0001 सेकंड लगा। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. तो इतने कम टाइम में मुझे बताओ, क्या कोई हीट का कोई एक्सचेंज इतना हुआ होगा क्या कि जिसको हम कंसिडर करें? समझ में आया? इतने कम टाइम में यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हुई है, इतने कम टाइम में तो हमें बताना है बस कि प्रेशर में और टेम्परेचर में क्या चेंजेस आया। समझ में आया? तो मुझे बताओ, इतने कम टाइम में क्या हीट एक्सचेंज हुआ होगा क्या? नो सर। No, sir. नहीं ना? समझ में आया? सो यहाँ हम लिख देते हैं, सडन और इंस्टेंटेनियस processes are एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर आपने क्वेश्चन में लिखा देखा ना कि सडनली वॉल्यूम इतना कर दिया, तो चाहे वो एक ये आपको कंडक्टिंग दिया हुआ पिस्टन, बट आपको क्या लेना है? आपको क्या लेना है? एडियाबैटिक। प्रोसेस एडियाबेटिक। क्वेश्चन में सडन या इंस्टेंटेनियस वर्ड एज अ क्लू दिया हुआ होगा। हाँ, तभी तो आप, यही तो इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली का मतलब यही लिखा होगा आपको कि सडनली वॉल्यूम कम कर दिया, सडन या इंस्टेंटेनियस। समझ में आया? ऐसे नहीं लिखा होगा इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर तो सब सब फॉर्मूला लगा लेंगे, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्वेश्चन में लिख के थोड़ा ना देंगे दिस, कंसीडर दिस प्रोसेस इज एज एडियाबेटिक प्रोसेस, ऐसे नहीं लिख के देंगे, वो आपको लिख देंगे उसके बदले में सडनली वॉल्यूम कर दिया ऐसे। समझ में आया? ओके सर, ये समझा। एडियाबेटिक, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो अब आपको निकालना आता है, ये पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस था, है ना? मान लो ये भी मोनोटोमिक गैस है, तो आंसर वही आएगा, निकालने की जरूरत है क्या? मोनोटोमिक गैस का गामा निकाल लिया था ना, 1+2/f से 5/3 आया था, तो यस पीवी की सर। पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, आंसर वही आएगा फिर से। समझ में आया क्या? हमें क्या सीखना है कि प्रोसेस कैसे पहचाननी है, तो जितनी भी सडन और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है वो एडियाबेटिक प्रोसेस। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो इसे मैं केस फर्स्ट लिख रहा हूँ। अब केस 2 देखो, V0 से वॉल्यूम को हमने कंप्रेस किया V0/2, बहुत ही स्लोली बहुत धीरे धीरे कंप्रेस किया। अब स्लोली किया, बहुत धीरे धीरे लेके जा रहे हैं इसको, एकदम धीरे धीरे, मतलब ये समझ लो दिन भर लगा दिया यहाँ से यहाँ तक लाने में। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस। तो अब ये तो श्योर है कि एडियाबेटिक प्रोसेस तो नहीं होगी, ये वाली होगी क्या? नो सर, नहीं होगा। No, sir. नहीं होगी। समझ में आया क्या? क्योंकि इतनी देर में तो बहुत सारा हीट एक्सचेंज हो जाएगा इसके थ्रू, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस होगा सर। ना? अब देखो, हम सडनली कंप्रेस कर रहे थे, तो एडियाबेटिक प्रोसेस थी, उस केस में क्या हो रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा था, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा था। कंप्रेस कर रहे थे ना, टेम्परेचर बढ़ रहा था, दोनों बढ़ रहा था। देखो, प्रेशर भी ज्यादा आया था, टेम्परेचर भी ज्यादा आया था कि नहीं आया था? सडनली कंप्रेस कर दोगे आप इसको, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, यस sir. सर। हाँ, बट अगर धीरे धीरे कंप्रेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? एकदम धीरे धीरे। समझ में आया? धीरे धीरे कंप्रेस कर रहे हो ना, बिल्कुल धीरे Yes. धीरे, यस सर। तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। बाहर का टेम्परेचर भी T0, अंदर का भी T0, तो हमेशा क्या रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। क्या, जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो आप इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हो, बट वो थ्रू कंडक्टिंग वॉल्स वो फिर से बाहर निकल जाएगी, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा अंदर बाहर का। एकदम धीरे धीरे करोगे तो ये बढ़ेगा कब टेम्परेचर, अगर आपने सडनली इसको कंप्रेस कर दिया तो बढ़ेगा ये। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? यस सर। देखो, मान लो हमने सडनली कंप्रेस करके यहाँ छोड़ दिया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया था पिछले वाले केस में? एडियाबेटिक प्रोसेस में ये फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया, बढ़ गया था कुल मिला के, इतने टाइम्स हो गया था। अब इसको यही कंप्रेस करके रखो, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल है ना, तो ये सारी हीट अंदर की बाहर निकल जाएगी, और फिर से इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T0 हो जाएगा थोड़ी देर बाद। होगा कि नहीं होगा? यस सर।
तो अल्टीमेटली हुआ तो उतना ही ना जितना बाहर का है। अब क्यों इसमें क्या हो रहा है, अब क्योंकि बहुत धीरे धीरे कर रहे हो तो अंदर का टेम्परेचर टी नोट का टी नोट ही रहेगा, क्योंकि जो भी आप बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना धीरे धीरे इसको कंप्रेस कर रहे हो कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ नहीं पा रहा है। अगर वो बढ़ भी रहा है तो हीट के थ्रू वापस से बाहर निकल रहा है उतनी देर में, तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है ना, क्योंकि ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये स्लोली स्लोली वाली प्रोसेस ये कौन सी होगी? ये होगी आइसोथर्मल। आपसे बोला जाए कि एक पिस्टन के थ्रू हमने इसको कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम वी नोट से वी नोट बाई 2 कर दिया वेरी स्लोली स्लोली, तो आप इसमें इसको कैसे सोल्व करोगे? आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन लगा के, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया? Yes, तो sir. वॉल्यूम Yes, हाफ हो sir. गया तो प्रेशर डबल हो जाएगा। प्रेशर कितना हो जाएगा? 2 पी नोट हो जाएगा। इस वाले में आंसर, इसका आंसर आएगा 2 पी नोट। समझ में आया? टेम्परेचर तो टी नोट ही रहेगा और वॉल्यूम क्या हो गया? वी नोट बाई 2। आया समझ में? Yes, sir. सो यहाँ पे लिख देते हैं स्लोली स्लोली प्रोसेस। क्वेश्चन में लिखा होगा आपको ये वर्ड आर आइसो thermal so that system remains in equilibrium. Sorry. With surrounding. आया समझ में? ये कंसेप्ट समझ में आया? दोनों केसेस कैसे पहचानना है एडियाबेटिक Yes, है sir. या आइसोथर्मल है? लिखो। डन। Yes, sir. अच्छा, हमने गामा का फॉर्मूला देखा था एडियाबेटिक प्रोसेस में। गामा क्या होता है? 1+2/f। 2/f. तो हम एक टेबल बना लेते हैं और सबका गामा निकाल लेते हैं। किस किस का? मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, है ना? डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आया था, ध्यान है? और Yes, sir. ट्राई एटोमिक में भी लीनियर का 5 आया था, ध्यान है कि नहीं? याद है? और ट्राई एटोमिक में नॉन लीनियर का 6 आया था, है ना? सबके डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है ना? मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। डायटोमिक और ट्राइएटोमिक लीनियर का कितना होता है? 5। और ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर का कितना होता है? 6। तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है? 1+2/f, है ना? सो 1+3/2/3 इसका हो जाएगा गामा मोनोटोमिक का 5/3। समझ में आया? Yes, sir.
डायटोमिक या डायटोमिक लीनियर का कितना होगा 1+2/5, 7 5 by एलसीएम लेंगे तो 7/5 है ना, और 1+2/6 मतलब 1/3, इसका आएगा 4/3। समझ में आया? तो देखो इसका आ रहा है 5/3 मतलब 1.67 आ रहा है इसका, इसका आ रहा है 1.4 और इसका आ रहा है 1.33। सबसे ज्यादा किसका है गामा? monoatomic. Monoatomic. तो आपको ये चीज याद रखनी है, मोनोएटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा होता है, फिर डायटोमिक और फिर ट्राइएटोमिक में नॉन लीनियर। समझ में आया? Yes, sir. हो गया? Done, sir. 1 minute, sir. Done. नाउ हमने जितने भी प्रोसेस पढ़ी है उनके ग्राफ्स बना लेते हैं। ग्राफ्स है ना, देखो हमने पढ़ा था वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन पी डीवी। ध्यान है, इट मींस एरिया अंडर पीवी करो, एरिया अंडर पीवी करो। गैस का जो वर्क डन होता है वो किसका, आप ग्राफ का एरिया निकाल के भी निकाल बता सकते हो। समझ में आया क्या? Yes, sir. मान लो आपको कर्व गिवन है प्रेशर वॉल्यूम का, ठीक है, आपको बोला V1 से V इनिशियल से V फाइनल तक गैस को हमने एक्सपांड कर दिया, बताओ कितना वर्क डन हुआ, तो एरिया निकालो, एरिया अंडर कर्व। समझ में आया क्या? इसका एरिया क्या होगा, वर्क डन बाई गैस होगा। समझ में आया? Yes, sir. सो फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट हम देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का प्रेशर वॉल्यूम कर्व कैसा बनता है, हमने केटीजी में बनाए थे सबके कर्व। कैसा कर्व आएगा इसका? आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, तो वर्टिकल लाइन आएगी, वर्टिकल। या तो प्रेशर बढ़ रहा होगा या प्रेशर कम हो रहा होगा। समझ में आया? Yes, प्रेशर sir. बढ़ रहा होगा तो ऊपर की तरफ एरो, कम हो रहा होगा तो नीचे की तरफ एरो, जो भी प्रोसेस हो रही है ए से बी। तो इसका वर्क डन जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका एरिया अंडर कर्व जीरो है, वॉल्यूम तो sir. कांस्टेंट है, पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा है। समझ में आया? यस सर। का वर्क डन कितना होगा, जीरो। सेकंड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर। तो ग्राफ कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, Horizontal. है ना। इसको मान लो इनिशियल कांस्टेंट प्रेशर पर हम इसको वॉल्यूम को वी इनिशियल से वी फाइनल कर दिया, है ना। समझ में आया? तो इसका एरिया अंडर कर्व आएगा। Yes, sir.
क्या आएगा इसका एरिया अंडर कर्व? ये मान लो प्रेशर है P, तो इसका एरिया कितना बनेगा? P इंटू लेंथ इंटू विड्थ। ये कितना है? V फाइनल माइनस V इनिशियल। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से यहाँ तक ये Yes. कितनी लेंथ है? V Yes. फाइनल माइनस V इनिशियल। और ये कितनी है? ये P। तो वर्क डन क्या आएगा? इसका एरिया निकालेंगे ना हम, V फाइनल माइनस V इनिशियल। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? यही तो हमने पहले भी तो निकाला था, सेम यही आया था ना, भूल जाते हो क्या? ये देखो, नहीं सर। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सेम आएगा हाँ, वर्क सर, डन है। सर। ठीक है, अब देखो अगर हम एक्सपांशन कर रहे हैं तो एरो होगा ये A से B, तो V फाइनल बड़ा होगा और V इनिशियल छोटा होगा। अगर हम एक्सपांशन कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ में आया क्या? तो V फाइनल बड़ा होगा और V इनिशियल छोटा होगा। समझ में आया क्या? तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा इन केस ऑफ एक्सपांशन। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. गैस आएगा. एक्सपांशन हो रहा है, मतलब गैस खुद वर्क कर रही है। और अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं मतलब एरो ऐसे लगेगा, तो Negative. फिर ये V फाइनल हो जाएगा और ये V इनिशियल हो जाएगा। तो V फाइनल छोटा है, कम हो गया वॉल्यूम, और V इनिशियल बड़ा है, तो ये वर्क डन नेगेटिव आएगा फिर। समझ में आया? Yes, तो sir. जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो कोई बाहर से कोई फोर्स लगा के कंप्रेस कर रहा होगा, मतलब गैस नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? वर्क डन ऑन गैस। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? वर्क डन बाय गैस। समझ में आया? Yes, sir. Sir. अगर एरो ऐसे लग रहा है ना, तो वर्क डन आंसर नेगेटिव में आएगा। समझ में आया? क्योंकि V फाइनल फिर ये बनेगा और V इनिशियल ये बनेगा। समझ में आया? Yes, sir. तो V फाइनल छोटा है ना, V फाइनल इतना है और V इनिशियल इतना है, तो यहाँ पे छोटे में से बड़ी वाली वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, मतलब बाहर से वर्क डन हो रहा है। समझ में आया? Yes, sir. सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? Temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये मान लो A से B ये प्रोसेस हुई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये V इनिशियल और ये V फाइनल। तो इसका एरिया अंडर कर्व वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एरिया अंडर कर्व वर्क डन होता है, वो क्या होगा? NRT V फाइनल। एक गिलास पानी लेते आओ। म्यूट हो जाओ बच्चों। अरुण, V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये होता है ना वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। V फाइनल क्या है? ये फाइनल वॉल्यूम। V इनिशियल क्या है? ये इनिशियल वॉल्यूम। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्या है? तो ये लो एलन नहीं लिखा मैंने। अगर V फाइनल बड़ा है तो एलन की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब वर्क डन पॉजिटिव आएगा। फाइनल वॉल्यूम बड़ा है मतलब एक्सपांशन में वर्क डन पॉजिटिव आता है, और V फाइनल छोटा है मतलब कंप्रेशन हो रहा है, उसमें वर्क डन नेगेटिव आएगा। समझ में आया? Yes, sir. देन लास्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। इसकी इक्वेशन होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन क्या होती है? मतलब वही, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ में आया? इसका कर्व Yes, sir. आइसोथर्मल से और ज्यादा स्टीपर हो है। वो क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है,
इसका स्लोप ज्यादा होता है। वो कैसे, अभी स्लोप भी निकालना सीखेंगे। सो दिस इज v इनिशियल एंड दिस इज v फाइनल। तो इसका वर्क डन हमने निकाला था, ध्यान है। इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था? ये आया था वैसे तो माइनस ऑफ डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा क्यू जीरो है ना, इसमें जीरो है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा यू क्या होता है? f/2 nr डेल्टा t, है ना। तो फाइनली हमने इसको लिखा था f/2 माइनस एडजस्ट करके p इनिशियल v इनिशियल माइनस p फाइनल v फाइनल। ध्यान आया क्या है? एक बार दिखा देता हूँ। हाँ सर। ये देखो, nr डेल्टा t माइनस अंदर ले गया इनिशियल माइनस t फाइनल बन गया। nr t इनिशियल को क्या लिखेंगे? p इनिशियल v इनिशियल। nr t फाइनल को क्या लिखेंगे? p फाइनल v फाइनल। ध्यान आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सबके ग्राफ और उनके वर्क डन एरिया अंडर करके देता है आपको, वर्क डन देता है। लिखो Done, sir. डन, हटा दो। No, sir. डन, Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट, एन एडियाबेटिक is steeper than an isotherm। ये स्कूल कॉलेज के एग्जाम में भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है कभी कभी, कि प्रूव करो कि जो एडियाबेटिक का जो कर्व होता है वो आइसोथर्मल का जो कर्व होता है, आइसोथर्म बोलेंगे, उससे ज्यादा स्टीपर होता है। क्या होता है? तो देखो Steep. स्टीप स्टीपनेस कैसे बताएंगे हम इन दोनों कर्व की? इनका स्लोप निकाल के, क्या निकाल के? इनका स्लोप निकाल के। समझ में आया? इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? dp/dv। p वर्सेस v ग्राफ का स्लोप क्या होगा? dp/dv होगा ना? आया क्या? हाँ। सो दोनों प्रोसेस का हम स्लोप निकालते हैं। सब पहले निकालते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होती है ना। आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो P को लिखा मैंने V का डिफरेंशिएशन dV, V को लिखा P का डिफरेंशिएशन dP और कांस्टेंट का 0। समझ में आया क्या? है ना? Yes, sir. मान लो T के रिस्पेक्ट में किया,
तो dt तो 0 में चला जाएगा। आया समझ में डिफरेंशिएशन? हाँ अब सर। Yes, sir. v dp इज इक्वल टू क्या बना, माइनस p dv, है ना। तो dp अपॉन dv कितना आया, माइनस p बाई v, ये आया स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो हर जगह इसका स्लोप नेगेटिव है, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? नेगेटिव स्लोप हाँ क्यों है, सर। क्योंकि जब एक फंक्शन बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। इसकी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है ना, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज क्या है, नेगेटिव। समझ में आया? Yes, sir. तो हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे, स्लोप तो दोनों का नेगेटिव आएगा, हम किसको कंपेयर करेंगे, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस का निकालते हैं स्लोप। ऐसे निकालेंगे डिफरेंशिएट करके। एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान है। यस नाउ सर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले मैं पी को लिखता हूँ, वी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन होगा गामा, आगे आ जाएगा वी की पावर गामा माइनस 1। ये समझ में आया? प्लस अब वी की Yes, पावर sir. गामा को लिखता हूँ, पी का होगा डीपी इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब इस पूरी टर्म को मैं इधर ले आऊंगा, तो क्या बनेगा, वी की पावर गामा डीपी इज इक्वल टू, यहाँ में प्लस नहीं लगाना था, प्लस प्लस एक है, हाँ सर, प्लस कैसे है? हाँ प्लस नहीं आएगा। देखो पी को पी की जगह लिखा, और वी का क्या होगा, गामा वी की पावर गामा माइनस 1। समझ में आया? फिर यहाँ प्लस सर। लगाया, शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं शुरू से करता हूँ। ठीक है, पी को लिखो, वी की पावर गामा का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, गामा वी की पावर गामा माइनस 1। समझ में आया? Yes, sir. प्लस अब वी की पावर गामा को लिख देते हैं, और पी का क्या होगा, डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या होगा, 0। समझ में आया? Yes, sir. वी की पावर गामा डीपी इज इक्वल टू माइनस पी गामा, वी की पावर गामा माइनस 1 को मैं गामा अपॉन वी लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes, sir. समझ में आया क्या? वी की पावर गामा माइनस 1 को मैं वी की पावर गामा अपॉन वी लिख सकता हूँ ना। वी की पावर गामा अपॉन वी की पावर 1 क्या होगा, वी की पावर गामा माइनस 1। समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो वी की पावर गामा से वी की पावर गामा कैंसिल, और डीवी, अच्छा फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमने जब वी का किया ना, वी का डिफरेंशिएशन किया, तो हमने क्या लिखा, गामा वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डीवी भी तो लिखेंगे। समझ में आया? पी का क्या हुआ, डीपी, वी का क्या होगा, गामा वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डीवी। समझ में आया? ओके सर। फिर से बताऊं क्या, इसका डिफरेंशिएशन देखो, आपने पी को किसके रिस्पेक्ट लिखेंगे में किया है डिफरेंशिएशन पर? dt के रिस्पेक्ट में, तो dt तो 0 में चला जाएगा। हाँ वो समझ में समझा आया? सर। यस आया सर। समझ में? फिर से देखो, इधर देखो, p को लिखा v की पावर गामा का गामा v की पावर गामा माइनस 1 इंटू dv बाई dt, ऐसे समझ लो, t के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? प्लस, समझ में आया? अब v की पावर गामा को लिखेंगे, p का क्या होगा, dp बाई dt इज इक्वल टू 0, dt 0 में चला जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये पूरी टर्म इधर आ गई, यहाँ समझ में आया? v की पावर गामा से v की पावर गामा कैंसिल, तो यहाँ से dp बाई dv, ये dv इसके नीचे आ जाएगा, क्या बचा, माइनस गामा इंटू पी बाई वी। समझ में आया क्या? ये Yes, स्लोप sir. आ गया Yes, sir. एडियाबेटिक का, ये एडियाबेटिक का स्लोप आ गया। अब ध्यान से देखो, ये स्लोप है, दिस इंटू माइनस, ये स्लोप है आइसोथर्मल का,
तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, है कि नहीं? Yes, sir. Yes. और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा ही है सबकी, है ना? समझ में आया क्या? गामा क्या होता है? 1 प्लस समथिंग होता है 2/f, तो 1 से तो ज्यादा ही आएगी गामा की वैल्यू, आएगी कि नहीं आएगी? मतलब स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल से ज्यादा ही रहेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. That's why an adiabatic is steeper than an isothermal। आया समझ में? कितने टाइम्स स्टीपर है? गामा टाइम उसका स्लोप होता है। तो अगर हमें ग्राफ बना के समझाता हूँ, जैसे एक ही ग्राफ पर मैं 2 प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये गैस है, अभी इनिशियली यहाँ पर इसका प्रेशर है इतना, ध्यान से देखना, और वॉल्यूम है इतना। समझ में आया? इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ 2 प्रोसेस, आइसोथर्मली, एडियाबेटिकली। समझ में आया? Yes. ऐसे समझो 2 प्रोसेस, एक बिल्कुल धीरे धीरे एक्सपांड किया और एक सडनली एक्सपांड किया। आया समझ में? मुझे बताओ 2 प्रोसेस, एक तो ए से बी है और एक ए से सी है, कौन सी वाली आइसोथर्मल है और कौन सी वाली एडियाबेटिक है? बताओ। Sir, Which A one? से B isothermal. हाँ, AC adiabatic। AB isothermal. स्टीपर कौन सा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना? इसका स्लोप तो बहुत कम दिख रहा है, समझ में आया? इसका ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। ये क्या है? एडियाबेटिक, और ये क्या है? आइसोथर्मल। समझ में आया क्या? ये क्या हो रहा है? Yes, sir। एक्सपांशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है। समझ में आया? मैंने पूछा किस प्रोसेस में ज्यादा वर्क डन हुआ? किसका वर्क डन ज्यादा है? ए से बी का या ए से सी का? मतलब आइसोथर्मल का या एडियाबेटिक का? एडियाबेटिक। क्यों? इसका एरिया अंडर कर्व तो कम आएगा ना, एडियाबेटिक का तो इतना आएगा, और आइसोथर्मल का तो ज्यादा आएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक का। समझ में आया क्या? आइसोथर्मल वाली लाइन ऊपर है ना, तो इसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा आएगा। एडियाबेटिक वाली लाइन नीचे है, तो इसका एरिया अंडर कर्व कम आएगा। समझ में आया क्या? यस Yes, सर। sir। तो किसका वर्क डन ज्यादा है? आइसोथर्मल। मैंने पूछा किस प्रोसेस में फाइनल प्रेशर ज्यादा है? किस प्रोसेस में फाइनल प्रेशर ज्यादा है? Isothermal। देखो इधर, आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू अगर आप एक्सपांड कर रहे हो, है ना, तो फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल में ज्यादा मिल रहा है। इनिशियल के कंपेयर में तो दोनों में कम हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा। समझ में आया? बट एडियाबेटिक में ज्यादा कम हुआ। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब कंप्रेशन का ग्राफ देखो। ये पॉइंट है, ठीक है, मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, मतलब ये वी इनिशियल से मैं फाइनली इतना कम वॉल्यूम कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस बना रहा हूँ। सेम वॉल्यूम तक कंप्रेस किया मैंने, दोनों का फाइनल वॉल्यूम सेम है। देखो दोनों का फाइनल वॉल्यूम क्या है? सेम है। Same. अब मुझे बताओ विच वन इज आइसोथर्मल एंड विच वन इज एडियाबेटिक? विच वन इज आइसोथर्मल, विच वन इज एडियाबेटिक? जल्दी से देख के बताओ, सिंपल कंसेप्ट। सर आइसोथर्मल वो AC आएगा और AB एडियाबेटिक आएगा। क्यों? आइसोथर्मल स्टीपर होता है क्या? AC एडियाबेटिक। स्टीपर कौन सा है इसमें? ये है ना स्टीपर। Yes, sir. तो ये एडियाबेटिक Yes, हुआ sir। ना? समझ में आया क्या?
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडियाबेटिक इज स्टीपर देन आइसोथर्मल, फिर प्रूफ भी किया हमने। इसका जो स्लोप है एडियाबेटिक का वो गामा टाइम्स ज्यादा है आइसोथर्मल से, तो इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है, एसी का या एबी का? देख के बता सकते हो ना। AC। तो एसी कौन सा प्रोसेस हुआ, एडियाबेटिक, और ये कौन सा हुआ, आइसोथर्मल, कंप्रेशन के केस में। अब मुझे बताओ किस केस में वर्क डन ज्यादा हुआ, AC. एडियाबेटिक। AC। इस कंप्रेशन में एडियाबेटिक में ज्यादा वर्क डन होता है। एडियाबेटिक का वर्क डन देखो और आइसोथर्मल का देखो, कम आ रहा है ना। तो इस केस में एडियाबेटिक का वर्क डन ज्यादा होगा और आइसोथर्मल का कम होगा। किस केस में, कंप्रेशन के केस में। समझ में आया क्या? Yes. एक और चीज मैंने आपको पहले भी बताया था, कंप्रेशन होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, वी इनिशियल था, ये वी फाइनल हो गया दोनों के केस में। समझ में आया क्या? वॉल्यूम डिक्रीज होता है मतलब पिस्टन अंदर मूव कर रहा है। समझ में आया? चाहे एडियाबेटिक हो या आइसोथर्मल हो, तो मतलब बाहर से फोर्स लगा रहे होंगे, तो ये जो वर्क डन आ रहा है ये वर्क डन ऑन गैस आ रहा है। समझ में आया? ये जो वर्क डन आ रहा है ना ऊपर वाले ग्राफ का, एरिया अंडर कर्व, Yes, sir. वो वर्क डन बाई गैस नहीं आ रहा है, वर्क डन ऑन गैस आ रहा है। एक्सपांशन के केस में वर्क डन बाई गैस आता है, एक्सपांशन के केस में पिस्टन बाहर मूव करता है, वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि, तो ये गैस की वजह से बढ़ रहा होगा। तो दिस इज वर्क डन बाई गैस, ये पॉजिटिव होता है, ध्यान देना। सो ये वाले वर्क डन पॉजिटिव है और ये वाले नेगेटिव है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, और हम बात sir. कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, हम बात कर रहे हैं, हमसे पूछा वर्क डन ऑन गैस किस केस में ज्यादा होगा, एडियाबेटिक या आइसोथर्मल, तो आप बोलोगे एडियाबेटिक के केस में। समझ में आया? आया Yes, समझ sir. में? एंड वर्क डन बाई गैस किस केस में ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे आइसोथर्मल के केस में। आया समझ में? Yes, sir. लिखो इसको, मैं आता हूँ 1 मिनट। लिख लिया? 1 minute, sir।
डन। नाउ अभी तक हमने 4 प्रोसेस देखी है ना। आवाज आ नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। आ रही है सर। यस सर। आ रही है सर। तो सबकी इक्वेशंस हमें पता है ना। जैसे आइसोथर्मल की होती है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। एडियाबैटिक की होती है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और जैसे आइसोबारिक की होती है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब v इज इक्वल टू के टी, मतलब v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2। ये किसकी है? आइसोबारिक की, है ना। आइसोकोरिक की होती है p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब p1/t1 इज इक्वल टू p2/t2। समझ में आया क्या? अगर इनके अलावा कोई और प्रोसेस हो, समझ में आया? प्रोसेस तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनका चेंजेस किस तरह से हो रहा है तो वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो इन चारों के अलावा और बाकी सब प्रोसेस को हम जनरल प्रोसेस या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल प्रोसेस या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। सो कोई और प्रोसेस हो उसका वर्क डन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। वर्क डन फॉर जनरल और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हमें गिवन है, हमें गिवन है पी वी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमें गिवन है। n क्या होता है यहाँ पे? n को बोलते हैं पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है। जैसे इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कोई सी भी हो सकती है, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक, समझ में आया? जनरल प्रोसेस है। जैसे अगर कोई प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उस केस में n इज इक्वल टू गामा बन जाएगा। आइसोथर्मल है तो n इक्वल टू 1 बन जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। है ना। सर आप तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की डेफिनेशन वापस बता सकते हैं? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मतलब कोई भी जनरल प्रोसेस, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दिया एक ऐसी प्रोसेस हो रही है जिसमें pv² इज इक्वल टू कांस्टेंट है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2। ऐसी प्रोसेस है जिसमें pv इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसमें n की वैल्यू कितनी है? 1। समझ में आया? यस ऐसी सर। प्रोसेस हो रही है जिसमें pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो n की वैल्यू कितनी है? गामा। और गामा कैसे निकालते हैं? 1 + 2/f। समझ में आया? यस तो ये सर। n की वैल्यू आपको गिवन प्रोसेस होगी। n की वैल्यू आपको क्या होगी? गिवन। क्या? मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो फॉर्मूला है हम चारों में से किसी भी जो 4 मेन प्रोसेस है वो सॉल्व करने में लगा सकते हैं। हाँ, n की वैल्यू निकाल लो। अभी हम जो वर्क डन निकालेंगे ना इसका, वो वर्क डन आप किसी में भी लगा सकते हो। देखो इधर, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन पी डी वी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन पी डी वी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल, है ना। पिस्टन मूव किया वी इनिशियल से वी फाइनल तक। पी को हम क्या बोल सकते हैं? सम कांस्टेंट। पी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट c बाई वी की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं ना। पी को क्यों एलिमिनेट कर रहा हूं मैं? यस क्योंकि सर। v के टर्म्स में इंटीग्रेशन होगा। समझ में आया? लिमिट भी v की लग रही है तो यहाँ से p की जगह क्या लिख दूंगा मैं? c/v की पावर n dv। समझ में आया? यस फ्रॉम सर। v इनिशियल टू v फाइनल, ठीक है। अब देखो, सिर्फ अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होती तो यहाँ n की वैल्यू 1 होता, n की जगह यहाँ क्या होता?
1 होता। समझ में आया? Yes, sir. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? C इंटू एल एन ऑफ V। लिमिट लगाते तो क्या आता है? V फाइनल बाय अपॉन V इनिशियल। समझ में आया? ये ऐसा फॉर्मूला आया भी था, याद है? C की जगह क्या लिखा हुआ था? NRT, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट क्या होता है? NRT। समझ में आया? ऐसे ही तो किया था Yes, वहां sir. पर हमने। आइसोथर्मल में ना। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अलग से किया था। कोई n की अगर और कोई वैल्यू है तो क्या करेंगे? तो V1 V की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन V की पावर n का, मतलब V की पावर माइनस n का, माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। समझ में आया क्या? यस सर। ये होगा ना। लिमिट लगाएंगे V इनिशियल से V फाइनल, ठीक है? तो C अपॉन, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ 1 माइनस n, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। V की जगह क्या लिखेंगे? V फाइनल की पावर 1 माइनस n, है ना, माइनस V इनिशियल की पावर 1 माइनस n। समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया यहाँ तक? पूरा में कैलकुलेशन चल रही है, इसमें समझने का नहीं है इसे। आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। अब देखो, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है थी? यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 V1 या P इनिशियल V इनिशियल की पावर n इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल की पावर n। ऐसे लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू C। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं? यस सर। तो यहाँ पर इस C की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ क्या? इस जगह C को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है? सो 1 अपॉन 1 माइनस n, C को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, ये बन जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। अब C की एक जगह तो मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा यहाँ पर, और इस जगह पर मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा। समझ में आया? Yes, sir. तो 1 अपॉन 1 माइनस n, C की जगह क्या लिखूंगा मैं? P फाइनल V फाइनल की पावर n इंटू V फाइनल की पावर 1 माइनस n माइनस। अब यहाँ पे C की जगह जगह क्या लिखूंगा? P इनिशियल V इनिशियल की पावर n इंटू V इनिशियल की पावर 1 माइनस n। बोलो, समझ में आया? यस सर। आया समझ में? ये कहाँ से आया था? यहाँ से आया था ना ये इक्वेशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes, sir. तो C की जगह मैंने एक जगह ये लिख दिया और इस जगह मैंने ये लिख दिया। उससे क्या होगा? ये थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगी पावर, तो क्या बचेगी? यहाँ पे V की पावर n इंटू V की पावर 1 माइनस n करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो V फाइनल बचेगा बस। समझ में आए? तो क्या बचा? P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस n। समझ में आया? यस सर। ये आ गया वर्क डन का यस सर। फॉर्मूला। वर्क डन फॉर एनी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। या फिर हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है कि नहीं होता? PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT। तो P फाइनल V फाइनल को मैं क्या लिख सकता हूँ? NRT फाइनल। तो NR कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? T फाइनल माइनस T इनिशियल इंटू अपॉन 1 माइनस n। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये फॉर्मूला है वर्क डन फॉर एनी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है? आपको n की वैल्यू गिवन होगी, वो यहाँ पुट करो, वर्क डन आ जाएगा। समझ में आया? जैसे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या फॉर्मूला बनेगा वर्क डन का? NR T फाइनल माइनस T इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। n की जगह क्या लिख दूंगा मैं? गामा। ये वाला फॉर्मूला आप आइसोथर्मल में नहीं लगा सकते हो। अगर लगाओगे तो यहाँ 1 माइनस 1 लिखोगे, 0 इन्फिनाइट आएगा। समझ में आया क्यों इन्फिनाइट आ रहा है?
क्योंकि sir. आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला यहीं से चेंज हो जाएगा, क्योंकि डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन ln ऑफ वी होता है। समझ में आया? यहाँ तक तो सेम है। उसके आगे हमने जो कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है, पता है ना इंटीग्रेशन में। ये वाली कैलकुलेशन n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है। समझ में आया क्या? यस सर। बाकी सबके लिए वैलिड है, ठीक है। सो जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस में n इक्वल टू क्या होता है, गामा होता है, तो मैंने गामा लिख दिया। समझ में आया? हमने वर्क डन निकाला था ना एडियाबेटिक प्रोसेस का। तुम रिवीजन मेरे को लग रहा है कि टाइम पे नहीं कर रहे हो, इसलिए रिप्लाई नहीं आ रहा है बिल्कुल। ये आया था ना? यस सर। तो Yes, sir. हमें क्या पता है गामा क्या होता है, 1 + 2/f। तो 2/f क्या होगा, यहाँ से इसको चेंज कर लो, ठीक है, तो उस टर्म में आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? 2/f क्या होगा, गामा -1। तो f/2 क्या होगा, 1/γ-1। समझ में आया? तो f/2 की जगह ये लिखोगे तो वही आंसर आएगा, 1/γ-1। और वहां पे t फाइनल माइनस t इनिशियल है, इसलिए 1 - गामा है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Sir. अरे ये चीज, ये फॉर्मूला और वो जो अभी हमने पढ़ा एक ही चीज है। वहां पे गामा की टर्म्स में, यहाँ पे एफ की टर्म्स में, गामा और एफ में रिलेशन पता है ना? समझ में आया? यस सर। तो आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप किसी भी प्रोसेस का वर्क डन निकाल सकते हो। एन की वैल्यू पुट कर दो, बाकी सब गिवन होगा। समझ में आया? लिखो, इक्वेशन करते हैं फिर। डन। 1 minute, sir. सर तो ये तो वर्क डन नेगेटिव आएगा ना? जरूरी नहीं है, टी फाइनल टी इनिशियल पे डिपेंड करता है। जैसे डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा ना एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर न्यूमरेटर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ सर।
लिखा? नो सर, सब लास्ट को बोला है। So this formula is not valid for n equal to 1. ठीक है, क्यों नहीं वैलिड है मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। n इक्वल टू 1 है तो वो ln की टर्म्स में आंसर आएगा। फिर समझ में आया? डन सर। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। एक मोनोएटॉमिक गैस है, इसका इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम V नोट, P नोट, V नोट, T नोट है। हमने वॉल्यूम को 2T नोट कर दिया, सॉरी टेम्परेचर को 2T नोट कर दिया, और जो प्रोसेस की इक्वेशन है वो हमें गिवन है। प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है, V स्क्वायर T क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हमें गिवन है ना? और हमें नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, 2 मोल्स। हमसे पूछा है फाइंड वर्क डन बाय गैस। क्या पूछा हमसे? वर्क डन बाय गैस। 2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस है, जिनका इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर डबल कर दिया हमने इस प्रोसेस के थ्रू। ये प्रोसेस हो रही है, समझ में आया क्या? हमसे वर्क डन पूछा। क्या पूछा? वर्क डन। अब देखो, कोई भी जनरल प्रोसेस या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है? पी वी रेस टू पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये होती है ना, यहीं से हमें एन मिलेगा। तो इस टर्म में लेके आओ, इस तरह की इक्वेशन बनाओ पी और वी की टर्म्स में। तो यहाँ से टी को हटाना पड़ेगा। टी को कैसे हटाएंगे? हमें पता है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी, है ना? तो टी इज इक्वल टू क्या होगा? पी वी अपॉन एन आर। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर वी स्क्वायर इंटू टी की जगह क्या लिख देंगे? पी वी अपॉन एन आर का क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आया? यस सर। तो क्या बन जाएगा? पी क्यूब वी स्क्वायर इंटू वी क्यूब, वी की पावर 5, और एन आर का क्यूब वो कांस्टेंट में चला जाएगा। समझ में आया क्या? हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है, पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस फॉर्मेट में पी की पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 3 है। समझ में आया क्या? तो दोनों तरफ 1/3 पावर ले लो। समझ में आया? तो क्या बन जाएगा? P इंटू वी की पावर 5/3। इधर तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आया? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। आया समझ में? यस सर। तो n की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 5/3। अब वो फॉर्मूला में याद होना चाहिए, वर्क डन बाय गैस क्या होता है? एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस एन, है ना? तो एन आर टी फाइनल क्या है? 2T नोट 2T नोट माइनस टी इनिशियल क्या है? T नोट अपॉन 1 माइनस 5/3। एन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ठीक है? आर की टर्म्स में आंसर देना है हमें। एन की वैल्यू, एन कितना है? 2। समझ में आया? तो ऊपर क्या बचा? 2R इंटू टी नोट, 2R टी नोट अपॉन 1 माइनस 5/3, मतलब -2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा? -3R टी नोट। ये आंसर है। वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, ये आंसर आ डन गया है। ऑन द गैस। हाँ, वर्क वर्क डन गैस ऑन पर सिस्टम हुआ हो है। रहा है। गैस पर या सिस्टम पे वर्क डन हुआ है, दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। समझ में आया? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना वर्क डन के थ्रू। यस सर। लिख लेना, नेगेटिव वर्क डन मीन्स वर्क डन ऑन सिस्टम या वर्क डन ऑन गैस हुआ है। समझ में आया?
दैट्स वाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। देख लिया? 1 minute, sir. अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आता तो क्या करते हैं, फिर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन पी डी वी। पी की जगह क्या लिखते हैं आप, सी अपॉन वी की पावर 5/3 इंटू डी वी। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. और इसको इंटीग्रेट करते हैं। बट फिर आपको अभी टेम्परेचर की टर्म्स में गिवन है, लिमिट यहाँ पे किसकी लगती, वी इनिशियल से वी फाइनल। समझ में आया? तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती। फिर आपको पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की टर्म्स में वॉल्यूम, ये सब में भी चेक करना पड़ता है। समझ में आया क्या? लिखा? हटा दूं? यस सर। नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? देखो, ऐसी प्रोसेस जिसमें फाइनली आप वापस उसी इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां पर प्रेशर पी नोट, वॉल्यूम वी नोट और टेम्परेचर टी नोट था। समझ में आया? वो प्रोसेस के थ्रू आप फाइनली फिर से इनिशियल स्टेज पर अगर पहुंच जाते हो सिस्टम की, तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ ग्राफ के थ्रू। ये प्रोसेस हो रही है, मान लो ए से बी, बी से सी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। आप शुरू कहाँ से हुए थे? ए पर। समझ में आया? इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर था पी, वॉल्यूम था वी और टेम्परेचर था टी, या पी नोट वी नोट टी नोट था कि नहीं था? Yes, sir. अब आप ये प्रोसेस के थ्रू आप आइसोबारिक प्रोसेस हुई, आइसोकोरिक हुई, फिर आइसोबारिक हुई, फिर आइसोकोरिक हुई, फिर से यहीं पहुंच गए ए पर, तो फिर से प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर उतना ही हो गया होगा ना? समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? सो ऐसी प्रोसेस जिस पर फिर से इनिशियल स्टेज रीच हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। इट इज Cyclic द process. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which the system returns to its initial stage after undergoing series of changes। बीच में तो क्या हो रहा है, उनका चेंजेस हो रहे थे। समझ में आया? है ना?
Yes, sir. सो जैसे ये प्रोसेस है, फिर से यही पहुंच गई इनिशियल पॉइंट पे, तो ये प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है। आया समझ में? इसका एग्जांपल क्या है रियल लाइफ में? जैसे जो हमारे व्हीकल्स के इंजन होते हैं उनको हम बोलते हैं आईसी इंजन। क्या बोलते हैं? IC आईसी engine. इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। क्या बोलते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें हम फ्यूल यूज करते हैं पेट्रोल और डीजल। कौन सा फ्यूल यूज करते हैं ऐसे आईसी इंजन में? पेट्रोल और डीजल। इनकी जो प्रोसेस होती है साइक्लिक होती है, वो रिपीट होती है कंटिन्यूसली, सेम प्रोसेस बार बार। इसमें क्या होता है? सिलेंडर के अंदर क्या होता है? पिस्टन। आपने पढ़ा होगा बाइक के स्पेसिफिकेशंस में या कार के स्पेसिफिकेशंस में 4 स्ट्रोक सिलेंडर, ऐसा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है? पिस्टन का स्ट्रोक होता है बार बार। स्ट्रोक मतलब ये कंटिन्यूसली अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सेम प्रोसेस। नीचे आ रहा है तो कंप्रेस कर रहा है, ऊपर आ रहा है तो एक्सपांड हो रहा है, नीचे आ रहा है तो फिर कंप्रेस कर रहा है, ऊपर आ रहा है तो फिर एक्सपांड हो रहा है। तो साइक्लिक सर प्रोसेस वो होती है। हाँ सर वो बोलो। इंजन ऑयल की एडवर्टाइजमेंट में आता है किसके एडवर्टाइजमेंट में? वो नहीं कुछ ऑयल चिपक जाता है सर वैसा वो ऑयल एडवर्टाइजमेंट के आता है। एडवर्टाइजमेंट में आता है ना, ये ऑयल वो चलता है, एक ऑसिलेशन करता रहता है, ऐसा ही पिस्टन टाइप, और उसे हाँ बचाता है ग्रीस से। हाँ, वो उस ल्यूब्रिकेशन के लिए ऑयल का यूज करते हैं। किसका यूज तो करते वही हैं? होता है ना जो हाँ, आप ऑसिलेट जो करता ऑयल है। डालते हो ना, जैसे एवरी सर्विस में ऑयल चेंज करते हैं हम, कार का या बाइक का, यस सर। वो तो लुब्रिकेशन के लिए होता है, ठीक है? क्योंकि पिस्टन अप डाउन मूव करेगा तो वियर एंड टियर होगा ना यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा? बहुत यस ज्यादा सर। आरपीएम से रोटेट करता है, अप डाउन करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो ये इसकी जो प्रोसेस है, कंप्रेशन एक्सपांशन, वो प्रोसेस साइक्लिक होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? साइक्लिक। हाँ। Cyclic. इस साइक्लिक प्रोसेस में हमें बदले में हम कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं और बदले में हमें कुछ वर्क मिलता है। वो वर्क कितना मिलता है वो हम निकालेंगे आगे जाके। बदले में हमें क्या मिलता है? Work. जैसे इंजन की बात कर लो, आईसी इंजन की बात कर लो आप। हालांकि इसमें डिटेल में हम जा नहीं सकते, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए इसके लिए, ठीक है? वो आप आगे पढ़ोगे अगर ऑटोमोबाइल्स वगैरह में जाओगे तो इसमें हम क्या करते हैं? एनर्जी सप्लाई करते हैं, बेसिक बेसिक तो हम यहाँ पढ़ेंगे, और बदले में इंजन हमें वर्क देता है। क्या देता है? वर्क। Work. तो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, उसमें हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, है ना? पेट्रोल डीजल के पास क्या होती है? एनर्जी ना, उसके थ्रू एनर्जी मिलती है हमें, और बदले में वर्क मिलता है। वर्क मतलब एनर्जी मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। समझ में आया क्या? यस यस सर। है ना? तो जैसे मान लो एसी प्रोसेस में देख लो, एसी में देख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है ABCD पहले से लिखा हुआ है ना? इस प्रोसेस में देखो, इनिशियल स्टेज पर यहाँ पर प्रेशर मान लो P0 V0 T0, है ना? तो वापस से पूरा घूम के, वापस से यहाँ घूमकर आने के बाद टेम्परेचर तो उतना ही हो जाएगा, सब उतना ही हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब उतना ही हो जाएगा। समझ में आया क्या? सो फाइनली मैंने पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई इन साइक्लिक प्रोसेस? कोई सी भी साइक्लिक प्रोसेस हो, कोई सी भी साइक्लिक प्रोसेस हो, फाइनल टेम्परेचर तो सेम हो जाता है। यस सर। T फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल रहता है, मतलब डेल्टा T जीरो रहता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो। टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है, F/2 NR डेल्टा T। समझ में आया क्या? इंटरनल यस एनर्जी सर, तो समझा। चेंज हो ही नहीं रही है सिस्टम की, हो रही है क्या साइक्लिक प्रोसेस में? नो सर। नहीं। तो जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन बाई गैस। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये तो जीरो है, तो डेल्टा Q क्या होगा? वर्क डन के इक्वल। और वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। समझ में आया? इस केस में होगा एरिया अंडर लूप या एरिया ऑफ द लूप। ये जो लूप, इसमें हमेशा लूप बनेगा। कौन सा एरिया?
इसका एरिया, समझ में आया? यस ये वर्क डन होगा। कैसे ये वर्क डन होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस का ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी से लेके ए तक का पूरा वर्क डन वो इतना होगा। यही क्यों होगा अभी मैं बताता हूँ। एरिया ऑफ लूप क्यों लिखा है मैंने वो बताता हूँ। देखो इधर ए से बी तक की बात करते हैं अपन, ए से बी तक। तो ए से बी तक का जो वर्क डन होगा वो पूरा, सिर्फ ए से बी तक का पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वो पूरा इतना होगा ना। यस सर इस लाइन के नीचे पूरा यहाँ तक का पूरा एरिया, समझ में आया? हाँ। यस और वो ए से बी तक का जो वर्क डन होगा, या फिर इसको ऐसे लिखता हूँ, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वो होगा पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, पिस्टन बाहर की तरफ निकल रहा है, ये पिस्टन इधर जा रहा है, तो गैस वर्क कर रही है। समझ में आया क्या? वॉल्यूम बढ़ना मतलब ए पर ये इतना वॉल्यूम था, बी पर इतना वॉल्यूम हो गया। समझ में आया क्या? अरे यस नो तो बोल दो। यस सर वॉल्यूम ये पॉजिटिव कैसे आया, समझ में आया ना? यस सर। P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ये होता है ना। समझ में आया? आइसोबारिक प्रोसेस है ना ये वाली। कौन सी प्रोसेस है? आइसोबैरिक हाँ। तो जब भी वॉल्यूम एक्सपांशन होता है जब भी, तो याद रखो वर्क डन पॉजिटिव होता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब बी से सी तक का वर्क डन बताओ। area under by axis. जीरो आएगा ना बी से सी तक का। जीरो आएगा सर, एक ही इसके अंदर लाइन है कौन सा? वो वर्टिकल। हाँ वर्टिकल लाइन है, जीरो। पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा है बी से सी तक। समझ में आया क्या? वॉल्यूम फिक्स है। Okay. वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम होता है वर्क डन बाय अंडर इंटीग्रेशन पी डीवी। समझ में आया? तो इस केस में इस वाली प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं हुआ। अब मुझे बताओ वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, वो ये वाला वर्क डन होगा। यस सर Yes, और ये sir. पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सी से डी तक नेगेटिव होगा। Negative. कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम कम कम हो हो रहा रहा है, है। कंप्रेशन हो रहा है, पिस्टन अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है तो वो इस पे वर्क कर रहा है, और वर्क डन ऑन गैस नेगेटिव होता है। बोलो समझ में आया सब कुछ? यस Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव। एंड वर्क डन इन डीए वो जीरो फिर से। 0. अब मुझे बताओ टोटल वर्क डन क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो। तो पॉजिटिव वाली में नेगेटिव वाली ऐड करेंगे तो वो कम हो जाएगा ओवरऑल वर्क डन। अब Yes, पॉजिटिव sir. बढ़ा या नेगेटिव बढ़ा? पॉजिटिव Positive. बढ़ा सर। तो Positive. इस पूरे में से आपको ये माइनस करना है। समझ में आया क्या? यस सर Yes, sir. तो वो बचा हुआ यही तो आएगा, यही तो आएगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर समझा। सो नेट वर्क डन इस केस में इस पॉजिटिव। समझ में आया? Yes, sir. तो आपको कैसे याद रखना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना? क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जो क्लॉकवाइज के सेंस में पॉजिटिव होगा वर्क डन। जैसे ये मैं क्लॉकवाइज कर दूं इसको, तो इसका वर्क डन जो आएगा, इसका एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? Yes, sir. पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर वाला जो एक्सपांशन वाला जो वर्क हो रहा है ना वो बड़ा है कंप्रेशन वाले से। समझ में आया क्या? Yes, sir. जब एक्सपांशन होता है तो हमें वर्क मिलता है, और जब कंप्रेशन होता है तो हमें वर्क करना पड़ता है। समझ में आया क्या? जो Yes, Yes, sir. बाइक या कार का जो इंजन होता है उसमें जब पिस्टन ऊपर जाता है ना, एक्सपांड करता है, तो ये वर्क देता है हमें ऊपर जाके, उसी से टायर घूमता है। समझ में आया? और फिर अगली प्रोसेस में ये नीचे भी आता है, नीचे हमें ले जाना पड़ता है फ्यूल की हेल्प से, तो हम वर्क करते हैं। समझ में आया? तो हम इसको नीचे ले जाने में वर्क कर रहे हैं,
हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ना इसको नीचे ले जाने के लिए, बदले में ये ऊपर जाके हमें वर्क दे रहा है। समझ में आया क्या? एक्सपांड होके यस आया सर। समझ में? तो वो रिटर्न में हमें जो वर्क मिल रहा है ना, वो अगर हम जो दे रहे हैं उससे ज्यादा है तो हमें पॉजिटिव वर्क मिल रहा है ओवरऑल। समझ में आया क्या? यस सर। अगर साइक्लिक प्रोसेस उल्टी हो जाती, ऐसी ऐसी हो जाती, समझ में, यहाँ से शुरू होती, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये वाला वर्क पॉजिटिव होता। समझ में आया क्या? डी से यस सी तक। सर। यस सर। और ये वाला वर्क इसमें कंप्रेशन हो रहा है, ये नेगेटिव होता, तो नेगेटिव वाला बड़ा होता फिर। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो फिर ओवरऑल वर्क डन क्या आ जाता? नेगेटिव आता। समझ में आया? सो आपको क्या क्या याद रखना है? इफ प्रेशर तो होना चाहिए, कभी कभी इधर वॉल्यूम लिख देते हैं इधर प्रेशर लिख देते हैं, तो उसके हिसाब से याद रखो। प्रेशर अगर वाई एक्सिस पर है, वॉल्यूम अगर एक्स एक्सिस पर है, तो क्लॉकवाइज है साइक्लिक प्रोसेस, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। समझ में आया? और अगर Yes, एंटी sir. क्लॉकवाइज है, नेगेटिव वर्क। बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। लिखो इसको। सर बट एक डाउट है मुझे, मतलब साइक्लिक प्रोसेस हम्म। में वो जिस स्टेट में था उसी में, मतलब स्टेट ऑफ फिजिकल कंडीशन में था उसी पे वापस आ रहा है, तो फिर वर्क डन नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसा वेरिएट क्यों कर रहा है? वो तो जीरो होना चाहिए था ना। देखो, जब जब हम गैस को एक्सपांड कर रहे थे ना, तो वो हायर प्रेशर पर हो रहा है, वर्क डन यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है आपको। समझ में आया है क्या? एक्सपांशन का वर्क डन ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू कंप्रेशन के वर्क डन पे। वो लोअर प्रेशर पर हो रहा है कंप्रेशन। ठीक है? ओके, प्रेशर डिफरेंस समझा सर। लिख लिया? यस सर। Now next is molar heat capacity. देखो, हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था, यस याद है? सर। हाँ। वो जनरली सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है कि कोई सॉलिड है 1 ग्राम का या 1 किलोग्राम का, इसका 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जो आपको हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया? यस सर। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
यहाँ पर गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि सॉलिड को हम ग्राम में या किलोग्राम में मेजर करते हैं, गैस को मोल्स में। समझ में आया क्या? Yes, सो sir. मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ गैस को 1 मोल ऑफ गैस को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। समझ में आया क्या? वहां पर हम क्या बोल रहे थे, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1 ग्राम की जगह 1 मोल ऑफ गैस। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. So it is the heat required to raise 1 degree Celsius of 1 mole of gas is called molar heat capacity। समझ में आया? अब देखो, वो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती थी, जैसे वाटर की कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट या कैलोरी या जूल में, जूल पर मोल पर डिग्री पर सेल्सियस या केल्विन। केल्विन। समझ में आया? ये होगी इसमें, ठीक है? वहां ग्राम की जगह मोल आ जाएगा। समझ में आया? अब देखो, यस सर। जैसे वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स थी। समझ में आया? वहां पर आपको वाटर को गर्म करना है तो ऐसे एज सच कोई डिफरेंट प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे आप उसका, बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मोलर हीट कैपेसिटी है ना, ये प्रोसेस पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करती है? प्रोसेस पे। हमने 2 क्वेश्चन पहले भी किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, इसमें एक गैस भरी हुई, ठीक है, और मैंने इसमें हीटर लगा दिया। मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ। मान लो 1 मोल ऑफ गैस है, इसका मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जो हीट मुझे देनी पड़ेगी वो मोलर हीट कैपेसिटी होगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर। बट अब वो डिपेंड करेगा कि ये पिस्टन फिक्स है या नहीं है। अगर ये पिस्टन फिक्स है तो उसे बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ में आया? यस सर। और अगर ये पिस्टन मूव कर रहा है और मैं हीट बहुत स्लोली स्लोली दे रहा हूं, तो वो आइसोबारिक प्रोसेस बन जाएगी। आइसोबैरिक। समझ में आया? तो दोनों केस में अलग अलग हीट आएगी। हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया था एक, देखो इधर 2 क्वेश्चन सोल्व करके मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था ना, हीट सप्लाई डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। यस सर। देखो ये एक तो ये, इसमें मूवेबल पिस्टन है। समझ में आया? हमने Yes, पूछा sir. था फाइंड हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड कितना आया था? डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई गैस। समझ में आया क्या? डेल्टा यू ऐसे निकाला था हमने, वर्क डन बाई गैस ऐसे निकाला था, दोनों को ऐड किया था तो हीट सप्लाई आया था। समझ में आया? यस सर। हमने टेम्परेचर कितना कर दिया था, 400 से 500। हम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो इस प्रोसेस में, देखो ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस हो रही है। समझ में आया? देखो इधर ये कांस्टेंट डिप्रेशन आया समझ में, स्लोली स्लोली। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब एक क्वेश्चन मैंने दिया था जिसमें पिस्टन फिक्स था, उसमें वर्क डन तो 0 हुआ, तो जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रही है पूरी, तो इसमें टेम्परेचर कम हीट में बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? इसमें तो क्या हो रहा था, पिस्टन मूव ही कर रहा है ना, तो जो भी आप हीट सप्लाई करोगे उससे सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, कुछ वर्क डन भी होगा साथ साथ। समझ में आया क्या? यस सर। तो इस केस में ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो आपको 1 डिग्री सेल्सियस ऐसे बढ़ाना है जिसमें पिस्टन भी मूव कर रहा है, तो आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी कंपेयर टू जिसमें पिस्टन फिक्स है, उसमें कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो दोनों केस में मोलर हीट कैपेसिटी अलग अलग आ रही है। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. तो ये यस सर। मोलर हीट कैपेसिटी ये डिपेंड करता है
प्रोसेस पर, है ना। जैसे पिस्टन अगर फिक्स्ड हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस बन जाएगी, या मूवेबल हो, और अगर मैं हीट स्लोली स्लोली सप्लाई कर रहा हूँ तो आइसोबारिक प्रोसेस बन जाएगी। समझ में आया क्या? सो ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है ये डिपेंड करती है ऑन प्रोसेस। इसको आगे दोबारा भी हम फिर से देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने इसमें 1 मोल ऑफ हीलियम रख दिया। क्या रख दिया? हीलियम की गैस रख दी मैंने 1 मोल, है ना। अब मैंने पूछा कि इसका 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है तो बताओ कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर प्रोसेस कौन सी है। समझ में आया क्या? यस सर। वो यस कोई सर। फिक्स थोड़ा ना है, फिक्स है क्या? नो मैंने पूछा सर। 1 मोल ऑफ गैस है, मान लो हीलियम है, इसका 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है मुझे बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो आप सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे, सर प्रोसेस कौन सी हो रही है, तभी बता पाएंगे। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसा थोड़ा ना है कि हर प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी सेम हो जाएगी, नहीं, हर प्रोसेस के लिए अलग अलग होती है। समझ में आया क्या? यस सो कैसे सर। निकालते हैं प्रोसेस वाइज, वो देखते हैं। सो फॉर एनी प्रोसेस, पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं ना मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। जैसे मान लो ये n मोल ऑफ गैस है ना, इसका मुझे टेम्परेचर T से T प्लस डेल्टा T करना है, तो मुझे जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, उसका फॉर्मूला क्या होगा। हमने पढ़ा था ना वहां पर, क्या फॉर्मूला था, mc डेल्टा T। समझ में आया? यहाँ पर होगा nc डेल्टा T। यहाँ पर क्या होगा, एन सी डेल्टा टी। यहाँ पे n है नंबर ऑफ मोल्स, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा T तो टेम्परेचर चेंज है, और c क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। समझ में आया? इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर जूल मोल पर मोल पर पर केल्विन। केल्विन। समझ में आया? या डिग्री Yes, सेल्सियस। sir. तो C का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा क्यू, सॉरी Q अपॉन N डेल्टा T। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। अब जैसे मैं अलग अलग प्रोसेस का C निकाल के बताता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस का देखते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में तो हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है, Q 0 होता है उसमें, तो हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो C कितना आएगा इसका, C फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस 0 आएगा। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, 0। समझ में आया? Yes, sir. सेकंड जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस का देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T 0 होता है, टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं, डेल्टा T क्या होता है, 0। समझ में आया? यस सर। जैसे वाटर बॉईल हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। कंडेंसेशन हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ये सब क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया क्या? तो इन केस में डेल्टा T क्या होगा, 0। तो C कितना आएगा, इन्फिनिटी। C फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कितना आएगा, इन्फिनिटी। ये लिखो, फिर हम आइसोबारिक और आइसोकोरिक भी निकालेंगे। सर आपने सी ए डी आई लिखा है ना? हाँ। ओके सर।
क्लियर? Done, sir. डन? Yes, sir. Yes, sir. Then next is for isochoric process, है ना? आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसो बारीक प्रोसेस की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें काम में आएगी बार बार। इसकी इस मोलर हीट कैपेसिटी को बोलेंगे हम CV। CV क्यों बोलेंगे? क्योंकि V कांस्टेंट होता है ना इसमें, इसलिए CV बोलेंगे। क्या बोलेंगे? CV। CV. इसको CT बोलते हैं, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। समझ में आया? CV। तो CV और CP जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसमें क्या होगी वो हम निकालते हैं। देखो हमें क्या पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन तो 0 होता है ना? Q का फॉर्मूला क्या होता है? NCV डेल्टा T। अभी हमने देखा ना Q का फॉर्मूला क्या होगा? NC डेल्टा T। delta T. आइसोकोरिक प्रोसेस है तो C की जगह क्या लिखेंगे? CV। समझ में आया? समझ में आया? Yes, और sir. डेल्टा U क्या होता है? F/2। कोई सी भी प्रोसेस हो, इसका F/2. फॉर्मूला क्या होता है? F/2 NR डेल्टा T। और आइसोकोरिक प्रोसेस से तो वर्क डन 0 होता है। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, N से N कैंसिल, तो CV कितना आया? F/2 R। समझ में आया? ये CV का फॉर्मूला। F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। Degree of freedom. हाँ, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 3/2 R हो जाएगा फॉर मोनोटोमिक गैसेस। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक और चीज, डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 NR डेल्टा T। समझ में आया? ये तो कोई प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, ये सारी प्रोसेस में यही फॉर्मूला है। समझ में आया? प्रोसेस कोई भी हो, तो क्या इसको मैं N इंटू F/2 R इंटू डेल्टा T बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. और F/2 R की जगह मैं CV लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला भी आपको, वैसे तो सेम ही है दोनों, है ना? ये भी बुक्स वगैरह में लिखा होता है और आपको याद रखना है NCV डेल्टा T। चाहे प्रोसेस कोई सी भी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCV डेल्टा T होता है। समझ में आया? CV क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। व्हाट Molar इज heat CV? capacity मोलर हीट कैपेसिटी at constant volume. कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 1 मोल ऑफ गैस को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी, इतनी। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस। इसको बोलते हैं CP। क्या बोलते हैं? प्रोसेस को नहीं, CP. इस प्रोसेस में जो मोलर हीट कैपेसिटी आएगी उसको। समझ में आया? Yes, sir. है ना? सो हमें पता है Q, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करो, डेल्टा U प्लस W होता है ना? Q का फॉर्मूला क्या होता है? N। प्रोसेस है आइसोबारिक, तो C की जगह लिखेंगे CP डेल्टा T। समझ में आया? डेल्टा U का क्या होता है? F/2 NR डेल्टा T। और वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा था ना हमने एरिया अंडर पर में, P इंटू V, dV V फाइनल, integrating VF to VI. है ना? VI to VF. हाँ, तो ये P तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल। लिखवा चुका हूँ ना मैं, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। Yes, sir. लिखवा चुके हो. P V फाइनल को क्या लिखेंगे हम? NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो यहाँ पे वर्क डन की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? NR डेल्टा T।
समझ में आया? Yes. ये पूरा लिख के बताऊं? पी तो नहीं सर। इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन करोगे वी इनिशियल से वी फाइनल। समझ में आया क्या? तो ये आएगा। यस सर। और पी वी फाइनल को क्या लिखोगे आप? एनआर टी फाइनल। और पी वी इनिशियल को क्या लिखोगे? एनआर टी इनिशियल। एनआर कॉमन आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। डेल्टा Yes, टी से sir. डेल्टा टी कैंसिल, एन से एन कैंसिल। तो सीपी कितना आया? F/2R plus R. प्लस आर। तो 1 कॉमन ले लो, F/2 प्लस 1 इंटू आर। समझ में आया क्या? दिस यस इज सर। मोलर हीट कैपेसिटी। ये देखो ज्यादा आ रहा है सीवी से, एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आया? मतलब 1 मोल ऑफ गैस का अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इतनी हीट देनी पड़ेगी। ये हीट कैपेसिटी इससे ज्यादा है। समझ में आया क्या? ज्यादा क्या होती है आइसोबारिक प्रेस? क्योंकि पिस्टन भी मूव करता है इसमें। समझ में आया? तो कुछ जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो उसका कुछ पार्ट ये वर्क डन बाई गैस में चला जाता है। ये वाला, ये तो एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहे हो ना आप इसमें। समझ में आया? आइसोकोरिक में सिर्फ आप इतना ही सप्लाई कर रहे थे, इसमें प्लस आपको ये और सप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. इसलिए इसमें ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। समझ में आया? अब देखो, इस सीपी में से मैं सीवी को माइनस करता हूँ, तो F/2 प्लस 1 इंटू आर माइनस सीवी की वैल्यू कितनी? F/2 आर। तो F/2 आर कैंसिल हो जाएगा, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर आएगा। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या आएगा? आर। इसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? समझ में आया कैसा है? Yes, सीपी sir. में से सीवी माइनस कर दो, तो F/2 आर से F/2 आर कैंसिल हो जाएगा, तो बस आर बचेगा। समझ में आया? सो ऑलवेज सीपी सीवी से बड़ा रहेगा। कितना डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में? आर के इक्वल। समझ में आया? लिखो इसको। डन। No sir, please sir. Done. डन।
यस सर। अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम अगर नहीं हुआ तो एक और बचा है जनरल प्रोसेस के लिए, वो भी बता दूं। यस सर, Yes. 4 o'clock से है। टाइम तो हो गया है, बताऊं या नेक्स्ट क्लास में बताऊं? बता दीजिए सर। बता दो 2 मिनट और लगेंगे। देखो हमें क्या निकालना है फॉर जनरल प्रोसेस, बाकी चारों प्रोसेस के लिए हमने निकाल लिया। कोई भी जनरल प्रोसेस हो उसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी, जनरल प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, उसके लिए क्या निकालना है हमें? हीट प्रोसेस। हाँ, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, मान लो हमने dq हीट सप्लाई की तो उसमें से कुछ तो इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा और कुछ वर्क डन में। समझ में आया? यस सर। तो dq को क्या मैं लिखूंगा n c डेल्टा t की जगह क्या लिखूंगा dt। क्यों क्या होता है nc डेल्टा t, तो dq क्या होगा nc dt इज इक्वल टू यस सर। du को क्या लिखूंगा f/2 n r डेल्टा t की dt। जगह क्या लिखूंगा dt, और dw को क्या लिखूंगा p dv। समझ में आया? यस सर। n dt से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, तो इधर बचेगा c, इधर बचेगा f/2 r प्लस p dv अपॉन n dt। ठीक है, समझ में आया? दिस इज फॉर एनी जनरल प्रोसेस। f/2 r की जगह आप लिख सकते हो cv, इसकी जगह क्या लिख सकते हो टीवी। cv प्लस pdv की जगह आप वर्क डन भी लिख सकते हो। समझ में आया क्या? pdv की जगह क्या लिख सकते हो आप वर्क डन, और n dt की जगह आप लिख सकते हो n डेल्टा t। आया समझ में? Yes, sir. यस अगर सर। आप पूरा अगर डेल्टा क्यू लिखते हैं यहाँ पे या क्यू लिखते हैं तो यहाँ क्या आता nc डेल्टा t आता, यहाँ क्या आता f/2 nr डेल्टा t आता। समझ में आया? Yes, sir. और यहाँ क्या आता इंटीग्रेशन pdv आता है, पूरा वर्क डन लिखते तो, या फिर पूरा वर्क डन का वर्क डन ही रहने देते। समझ में आया? Yes, sir. लिख के बताऊं क्या? q इज इक्वल टू क्या बनेगा डेल्टा u डेल्टा प्लस यू प्लस w, डब्ल्यू। तो nc डेल्टा t इज इक्वल टू f/2 nr डेल्टा t प्लस w रहने दो इसको। ठीक है, n डेल्टा t से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा f/2 r प्लस w बाई n डेल्टा t। समझ में आया? यस सर। ये लिख लो डायरेक्ट। और अगर उसको खोल देते तो फिर इंटीग्रेशन पीडीवी बन जाता। हाँ, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो cv, f/2 की r की जगह क्या लिख सकते हो cv प्लस ये। इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज फॉर एनी जनरल प्रोसेस जिसका आपको सी निकालना है। सी निकालने से क्या फायदा हो जाता है, अगर आपको सी पता लग जाए, नंबर ऑफ मोल्स पता है आपको, और डेल्टा टी पता है, तो आप डायरेक्ट हीट सप्लाई निकाल सकते हो। फिर समझ में आया? अलग से वर्क डन और ये निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं। ठीक है, जैसे मान लो आपको आइसोकोरिक या आइसोबारिक प्रोसेस का सीवी या सीपी पता है और आपको हीट सप्लाई पूछा, तो आपको पहले ऐसा नहीं कि पहले वर्क डन निकालो, डेल्टा यू निकालो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो एनसीपी डेल्टा टी। समझ में आया क्या? तो आपको यस हीट सर। सप्लाई मिल जाएगा। आया समझ में? यस सर। हम्म। डन सर। डन, ओके Done, sir. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर। बाय एवरीवन। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।